तो हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं मास्टर जुवो पूरी क्लास को खामोश करवा देती हैं और उसी के साथ ही सारे स्टूडेंट्स से कहती हैं, क्या तुम लोगों ने मुझे सिर्फ एक स्टैचू समझा हुआ है? क्या तुम लोगों को मेरी बात की समझ नहीं आई? मैंने अभी अभी जो सब तुम्हें बताया है, तुम लोगों में से किसी ने भी उस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया। मेरी क्लास में मौजूद होने के बाद भी तुम लोगों ने मेरे डिसीजन पर डाउट किया है। वांग चूतियान, दाई हुआबिन, ज़ुलू, मैं तुम सबको इस बात की वजह से एक्सपेल कर रही हूँ। जो सुनते ये तीनों शॉक हो जाते हैं, जिसके साथ ही मास्टर जुवो कहती हैं, और वो फैंग की भी मैं क्लास लेने वाली हूँ क्योंकि उसने मुझे बताए बिना आज के दिन क्लास में से लीव ली है। जिसके साथ ही दाई हुआबिन कहता है, मास्टर मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। मगर उसी के साथ ही मास्टर जुवो अपनी सारी सोलिंग्स को वियर कर लेती हैं और इन तीनों को फोर्सफुली अपनी क्लास से बाहर निकाल देती हैं। जहाँ पर आते ही ज़ुलू हुआबिन से पूछती है, आखिरकार अभी के लिए हमें क्या करना चाहिए? जो सुनते दाई हुआबिन कहता है, अभी के लिए हम लोगों को एकेडमी के सारे रूल्स को फॉलो करना होगा, मगर हम लोग आने वाले टाइम में इस सब को इस तरह से अलाउ नहीं कर सकते। जिसके साथ ही हम देखते हैं क्लास के कंप्लीट होने के बाद वोंग दोंग, हुओ युहाओ और शाओ शाओ एक साथ कैफेटेरिया में जा रहे होते हैं। जिसे देखकर हुआबिन कहता है, आज के दिन की जो मेरी बेइज्जती हुई है मैं इसे तुम्हें जरूर वापस करूंगा। और इसी के साथ ही हम आते हैं वोंग दोंग के व्यू पर, जो कि युहाओ से कहता है, मास्टर जुवो का कैरेक्टर अभी भी काफी ज्यादा हार्ड है। और इसी के साथ ही शाओ शाओ कहती है, मास्टर जुवो अभी भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उतनी ही ज्यादा डोमिनेंट है। आज के दिन मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और आज के दिन मैं इस खुशी की वजह से ही बहुत ही ज्यादा खाना खाने वाली हूँ। जिसके साथ इनके कैफेटेरिया जाते ही हम लोग आते हैं डीन यांग के व्यू पर, जो कि मास्टर जुवो से कहते हैं, आखिरकार तुम एक छोटी सी बात की वजह से बच्चों को एक्सपेल क्यों कर रही हो? हमारी एकेडमी के सारे टीचर्स एक साथ मिलकर तुम्हें सीनियर टीचर की पोस्ट पर लेकर जाना चाहते हैं, मगर तुम अभी भी काफी ज्यादा रेकलेसली एक्ट करती हो। जो सुनते मास्टर जुवो कहती हैं, मेरा पढ़ाने का यही तरीका है। अगर तो तुम लोगों को अच्छा लगता है तो तुम लोग मुझे सीनियर टीचर बना सकते हो, और अगर अच्छा नहीं लगता तो मुझे सीनियर टीचर बनकर भी कोई भी फायदा नहीं है। और अगर तुम लोग चाहो तो मुझे एकेडमी से भी निकाल सकते हो, मगर चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इसी तरह से टीच करने वाली हूँ। जो सुनते डीन यांग कहते हैं, चलो ठीक है, मैं भी ये देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम अपनी क्लास को इस तरह से टीच करते हुए कितने ज्यादा अच्छे रिजल्ट दे पाती हो। मैं तुम्हें ग्रेजुएशन तक का टाइम दे रहा हूँ और तब तक के लिए तुम्हें कम से कम 5 ऐसे स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होगा जिन्हें कि हम लोग इनर बिल्डिंग के कोर स्टूडेंट्स के लिए एक्सेप्ट कर पाएं। और अगर तो तुम 5 ऐसे स्टूडेंट्स को ना दे पाई तो उसके बाद मैं तुम्हें किक कर दूंगा। जो सुनते मास्टर जुवो वहाँ से आ जाती हैं और आते हुए डीन यांग से कहती हैं, इस मर्तबा तुम लोगों को 5 से ज्यादा स्टूडेंट ही मिलने वाले हैं, उससे कम स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में आते हैं युहाओ के व्यू पर, जो कि साउल गाइडिंग टूल डिपार्टमेंट में आ जाता है। और यहाँ पर आते ही मास्टर फान यू को मिलता है, जो कि ही साइतो को लेक्चर दे रहे होते हैं। जहाँ पर आते ही मास्टर फान यू युहाओ से कहते हैं, मुझे तुम्हारे कल के इंसिडेंट के बारे में पता चला था, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने बहुत ही अच्छा मैच खेला था। जिसके साथ ही मास्टर फान यू साइतो को अकेले प्रैक्टिस करने का कहते हैं और उसी के साथ ही युहाओ को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। और आते ही युहाओ से कहते हैं, तुम्हें थोड़ा बहुत तो साउल गाइडिंग टूल्स के बारे में पता होगा ही, तो क्या तुम उसके बारे में मुझे बता सकते हो? जो सुनते युहाओ उनसे कहता है, साउल गाइडिंग टूल्स ऐसे टूल होते हैं जिन्हें कि हम लोग साउल की पावर के साथ एक्टिवेट करते हैं। उन्हें हम लोग वेपन्स की तरह भी एक्विप कर सकते हैं और अगर किसी और शेप में चाहे तो फिर भी एक्विप कर सकते हैं। उन्हें हम लोग ह्यूमंस की हेल्प के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं और ह्यूमंस को किल करने के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। हालांकि साउल गाइडिंग टूल को ज्यादातर सिर्फ साउल गाइडिंग टूल वेपन बनाने के लिए ही फोकस किया जाता है। जिसके साथ ही मास्टर फान यू कहते हैं, साउल गाइडिंग टूल्स को हम लोग ज्यादातर वेपन्स बनाने के लिए ही स्टडी करते हैं, जिन्हें कि हम लोग मिलिट्री साउल गाइडिंग टूल्स का नाम देते हैं। जो सुनते ही युहाओ पूछता है, जिसके पीछे की रीजन ये है कि साउल गाइडिंग टूल्स को हम लोग मिलिट्री स्क्वाड में आल्सो साउल मास्टर्स की तरह ही यूज कर सकते हैं और इसी के बाद ही किसी भी कंट्री की मिलिट्री स्ट्रेंथ रियल बनती है और स्ट्रॉन्ग होती है। हालांकि यहाँ पर अभी के लिए भी काफी ज्यादा ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो कि एकेडमी में अपने बच्चों को साउल मार्शल हॉल की तरफ लेकर जाना चाहते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चे साउल मार्शल डिवीजन में जाने के बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मगर ऐसा नहीं है। तुम्हें अच्छे से इस बात को याद रखना होगा कि अगर तो इस वर्ल्ड में दोबारा से वॉर होती है तो टेक्निकल कन्फ्रंटेशन मिलिट्री साउल गाइड ऐसा डिवीजन है जिसके पास वर्ल्ड की किसी भी वॉर को जीतने की मौजूद है और इतना पोटेंशियल मौजूद है कि अपने एनिमीज को बहुत ही ज्यादा आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जिसके पास आने वाले टाइम में साउल गाइडिंग टूल टेक्नोलॉजी मौजूद होगी, उसका पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल होगा। जो सुनते ही युहाओ कहता है, क्या कहीं आप मुझे ये तो नहीं बता रहे कि जिस तरह से आज से 4000 साल पहले हमारे वर्ल्ड में जंग हुई थी वो भी सिर्फ साउल गाइडिंग टूल्स पर ही डिपेंड कर रही थी? जो सुनते मास्टर फान यू युहाओ को बताते हैं,
टियानहुन एम्पायर, दोलिंग एम्पायर, शिंगलुआ एम्पायर और रियो एम्पायर। जबकि वक्त रियो एम्पायर ने साउल गार्डिंग टूल्स को यूज किया था तो उसने हमारे 3 अलाइड कंट्रीज को नियरली डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिन तीनों कंट्रीज के पास तांग्स क्लैन के हिडन वेपन्स मौजूद थे, जिसके बाद तांग्स क्लैन की पॉपुलैरिटी ड्रॉप होना स्टार्ट हुई थी और तांग्स क्लैन को लोगों ने रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। जिसके बाद हालांकि रियो एम्पायर उस वार को हार तो गया था, मगर साउल गार्डिंग टेक्नोलॉजी जिससे कि हमारे साउल मास्टर अपने साथ लेकर आए थे, उसने हमारे तीनों एम्पायर्स को बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लो दिया था। जिसकी वजह से शेख एकेडमी ने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एक साउल गार्डिंग डिपार्टमेंट बनाने का फैसला किया था और जनरेशंस तक की स्ट्रगल करने के बाद हम लोग अभी यहाँ पर पहुँचे हैं जिसे कि तुम लोग साउल गार्डिंग डिपार्टमेंट देख रहे हो। हालांकि हमारी साउल गार्डिंग टेक्नोलॉजी इसे अभी तक भी रियो एम्पायर से मैच करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि रियो एम्पायर ने हमारे से पहले साउल गार्डिंग टूल्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था। मगर फिर भी हम लोग जिस चीज को यूज करते हुए हम दोनों एम्पायर्स के दरमियान के गैप को मुकम्मल करते हैं वो ऐसे रेयर मटेरियल्स हैं जिन्हें के हम लोग यूज कर पाते हैं और उसी के बाद हम लोग रियो एम्पायर के साथ हल्का फुल्का मैचअप कर जाते हैं, क्योंकि इन रेयर मटेरियल्स को यूज करते हुए हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग गार्ड टूल्स को बना सकते हैं, जो कि सिर्फ हाई लेवल के साउल गार्डिंग मास्टर बना सकते हैं। जो सुनते युहाओ कहता है क्या साउल गार्डिंग मास्टर्स में भी लेवल और रैंक होते हैं, जिसके साथ ही मास्टर फानयू से बताते हैं साउल गार्डिंग मास्टर्स में भी रैंक होते हैं और साउल गार्डिंग मास्टर्स को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। बेसिक लेवल के साउल गार्डिंग मास्टर 1 से 3 लेवल के साउल गार्डिंग टूल बना सकते हैं। मिडिल लेवल के साउल गार्डिंग मास्टर 4 से 6 लेवल के साउल टूल्स बना सकते हैं। एडवांस लेवल के साउल गार्डिंग मास्टर 7 से 9 लेवल के साउल गार्डिंग टूल्स बना सकते हैं और सबसे लास्ट पर आते हैं हाईएस्ट रैंक के साउल टूल मास्टर्स, जो कि लेवल 10 के साउल टूल्स बना सकते हैं। जो सुनते युहाओ पूछता है मास्टर फानयू आपका रैंक क्या है, जिस पर मास्टर फानयू युहाओ को बताते हैं मेरा साउल गार्डिंग मास्टर रैंक 8 है। जो सुनते युहाओ कहता है मास्टर फानयू सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही मास्टर फानयू युहाओ को लेकर एक्सप्लोर करते हुए उसे दोबारा से बताते हैं अभी के लिए मुझे तुम्हें ये दिखाने दो कि साउल गार्डिंग टूल्स को किस तरह से यूज किया जाता है और इसे तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। जिसके साथ ही मास्टर फानयू अपने वेपन को इक्विप करते हैं, जो कि एक छोटे से बैज में से ट्रांसफर होने के बाद पूरी गन में बदल जाता है। जिसके साथ ही मास्टर फानयू युहाओ को बताते हैं इस साउल गार्डिंग टूल को हम लोग आर्म कैनन का नाम देते हैं, जो कि लेवल 2 का साउल गार्डिंग टूल है। जो सुनते युहाओ कहता है क्या मैं इसे यूज कर सकता हूँ, जिस पर मास्टर फानयू से बताते हैं हाँ तुम इसे यूज कर सकते हो। साउल गार्डिंग टूल्स का मास्टर लेवल अनलिमिटेड होता है, जिसकी वजह से कोई भी साउल मास्टर इन्हें यूज कर सकता है। जिसके साथ ही मास्टर फानयू युहाओ को इस आर्म कैनन को यूज कर दिखाते हैं और इसकी एनर्जी काफी ज्यादा मिसिंग होती है। जिसके साथ ही युहाओ इसे देखते हुए कहता है ये आर्म कैनन बिल्कुल उसी तरह का वेपन है जिस तरह के टीचर शाओया ने मुझे तांग्स क्लैन का सीक्रेट वेपन जूच क्रॉसबो दिखाया था, जिसकी काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटीज इसके साथ मिलती जुलती हैं। जिसके साथ ही मास्टर फानयू युहाओ को बताते हैं साउल गार्डिंग टूल्स के टाइप के वेपन्स के बेसिक प्रिंसिपल्स ये हैं कि ये लोग स्पेशल मेथड्स और स्पेशल मीन्स को यूज करते हैं और सारी साउल एनर्जी को एक साथ जमा करने के बाद उसे काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके बाद वो एनर्जी एक्सप्लोजिव के काम आ सकती है। और इस सारे मेथड को अच्छे से समझने के लिए तुम्हें साउल गार्डिंग टूल के सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करना होगा। साउल गार्डिंग टूल्स को हम लोग आउटर शेल, इनर शेल और कोर का यूज करते हुए क्रिएट करते हैं। तो इसके आउटर कोर को देखकर तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन सा मटेरियल हो सकता है और इसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया गया है। जिसके साथ ही युहाओ इसे देखते ही कहता है ये मुझे देखने में काफी ज्यादा हार्ड और स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसका टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी काफी हाई है और इसका कोरोजन रेजिस्टेंस और इसमें वियर रेजिस्टेंस को यूज किया गया है। जो सुनते मास्टर फानयू युहाओ को अप्रिशिएट करते हैं और इसी के साथ ही कहते हैं बिल्कुल इसी तरह से हम लोग बेसिकली इसे बनाते हैं, मगर कुछ साउल गार्डिंग टूल्स को बनाने के लिए हम लोग और भी ज्यादा स्पेशल फीचर्स का यूज करते हैं, जिन्हें के हम लोगों को और भी ज्यादा स्पेशल मेटल्स के साथ कंबाइन करने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा परफेक्ट शेप देना पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम इसी आउटर शेल को देख सकते हो जिसे कि एक और स्टूडेंट यूज कर रहा है और इस साउल गार्डिंग टूल में आइस प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, जिसके साथ ही वो स्टूडेंट जैसे ही अपने आर्म कैनन को यूज करता है तो उसमें से एक्सप्लोजिव एनर्जी की जगह आइस एनर्जी निकलती है, जो कि अपने टारगेट को फ्रीज करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके सबसे बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इसके इनर शेल में हम लोग काफी ज्यादा साउल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, जिसकी वजह से इसके इनर शेल को भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल कंडक्टिव ओर के साथ बनाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर तुम सिल्वर क्रिस्टल को ही देख सकते हो जिसमें काफी ज्यादा साउल एनर्जी मौजूद होती है। जिसके बाद हम लोग इसका यूज करते हुए जैसे ही किसी साउल गार्डिंग टूल को यूज करते हैं तो हम लोग इसकी साउल पावर के ड्रेन करने की कैपेबिलिटी को काफी ज्यादा हद
तक मिनिमाइज कर सकते हैं। जिसके साथ ही युहाओ कहता है, मगर इनका कोर किस तरह का होता है? जो सुनते मास्टर फान यू अपने वेपन के कोर को युहाओ को दिखाते हैं, जो कि बिल्कुल छोटा सा होता है और एक क्रिस्टल की तरह का होता है, मगर इस पर काफी ज्यादा स्पेशल इंग्रेवमेंट्स मौजूद होती हैं। जिसके साथ ही मास्टर फान यू कहते हैं, इस कोर में ही हर चीज की मौजूद होती है और हर कोर पर डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मेशंस को कार्व किया जाता है, सबसे ज्यादा प्रेशियस लेवल पर। इस प्रोसेस के लिए हम लोग डिफरेंट साउल मास्टर्स की डिफरेंट एनर्जीज को यूज करते हैं, ताकि हम लोग अपनी सारी इंग्रेविंग्स को कामयाब बना सकें। और सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट भी यही होता है, क्योंकि हर इंग्रेविंग की मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को काफी ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए होता है, जिसके बाद ही कोई भी साउल गार्डिंग टूल क्रिएट होता है। और इसी के साथ ही हम लोग देखते हैं युहाओ को, जो कि आल्सो इस साउल गार्डिंग टूल को यूज कर रहा होता है और अपने सारे टीममेट्स को इसकी एक्सप्लोसिव एनर्जी दिखा रहा होता है, जिसे देखकर सारे ही शॉक हो जाते हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है, ये वेपन युहाओ ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि युहाओ अभी तक साउल गार्डिंग टूल्स की बेसिक को समझ रहा है, जिसकी वजह से मास्टर फान यू ने इस वेपन को युहाओ को दिया होगा, ताकि युहाओ अच्छे से इन वेपन्स को समझ पाए। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।